जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक और आज के मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। पहले मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। वो मेहमान जो हमेशा की तरह होते हैं, यानी कि फ़ारूक समी। वुजदान की दुनिया से जो बात फ़ारूक समी ने कल कही थी, वो हूबहू अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी से मुतल्लिक साबित हुई है। इसके साथ ही चंद मिनट के बाद अरमान साबिर भी हमें जॉइन करेंगे। उनकी भी जो पेशगोई थी कल के हवाले से, यानी कि आज के केस के हवाले से, वो भी तकरीबन तकरीबन पूरी हुई है। यानी कि जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी हटाने का जो केस था, उसमें जो कल फारूक समी ने बात की थी और उसके बाद वो बात अरमान साबिर भाई ने भी की थी, और वो दोनों की बात जो है वो साबित हुई थी। और अब अरमान साबिर भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और अरमान भाई, आपको भी वेलकम। और कल थैंक यू। आप भी कल वुजदानी कैफियत में थे, और अल्ताफ हुसैन की पाबंदी से मुतल्लिक जो केस जुड़ा था और उसमें जो कुछ भी पेश गोइयां की गई थी आपकी जानिब से, बल्कि दोनों की जानिब से। और शायद मेरा ख्याल है कि कल तो कपड़े भी आपके मैच कर रहे थे जिन हवालों से आप बात कर रहे थे। तो आज आपकी वो सारी किस चीजें जो है वो तकरीबन सच साबित हुई हैं। तकरीबन तकरीबन सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज डिटेल के अंदर बात करेंगे, और खासकर क्या स्टैब्लिशमेंट का जो ये रवैया है, ये किस तरफ इशारा करता है कि पाबंदी अब हमेशा के लिए बरकरार यूं रहेगी, या कोई दूसरे ऑप्शंस भी हैं या नहीं है। इसके साथ जो जहीर और शब्बीर का केस है, जाहिर है कि बहुत बड़ा केस है, और पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी बहुत सारे हमें देखते हैं, उसको भी डिस्टर्ब करना है। इसके साथ ही जो फ्लड आया है, उस फ्लड के अंदर जो इमदादी सरगर्मियां करने वाले इदारे हैं, वो इस मामले को क्या देख रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा जो फोकस है, और हम कोशिश करेंगे कि आज उसके ऊपर भी बात करें। और हम कोशिश करेंगे कि सारी की सूरत हाल के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहीर और शब्बीर केस पर। फारूक भाई, क्या देख रहे हैं? एक न्यूट्रल किस्म का वर्जन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा बताएं कि जहीर और शब्बीर के केस में जो जमानतें रिजेक्ट हुई हैं, ये एक मामूल की बात है, गैर मामूली बात है, दबाव नहीं है, और ये सजा की तरफ जाएगा ये केस जो है, या फिर ये बरीयत की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बात हुई है, आज जो चीज़ हुई है, ये बात अरमान भाई और मेरे अगर कोई व्लॉग्स निकाल के देख लें, आपके व्लॉग्स में भी यकीनी तौर पे होगी। लेकिन मैंने क्योंकि ये खुद बोली थी अरमान भाई के साथ व्लॉग्स में, और मुसलसल मैं ये बोलता रहा था कि जनाब इस केस में यही होना था। चालान के बाद जो दफात मौजूद थी, उन दफात के मुताबिक यही बनता था कि जो जहीर है उसकी एक दफा गिरफ्तारी हो, और उसके बाद वो गिरफ्तार होगा। कुछ मैंने आज मेरी अपनी प्रोडिक्शन है कि 6 या 7 हियरिंग्स होनी चाहिए, उसके बाद इसको रिलीज हो जाना चाहिए। जितना प्रेशर अभी तक बिल्डअप है, जिन केसेस के अंदर प्रेशर होते हैं इस किस्म के, उन केसेस में अमूमी तौर पे यही होता है कि जब सामने से प्रेशर है। वरना तो आपको पता है कि पहली और दूसरी हियरिंग में जज बुलाता है, बोलता है, पूछता है भाई क्या है क्या नहीं है, और बंदे को फारिग कर देता है, और बंदे हंसी खुशी रह लेते हैं। बाद में तलाक भी हो जाती है, वापस भी आ जाते हैं, धोखा भी हो जाता है, जो भी हो जाता है, लेकिन उससे कोर्टों को कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इस केस में प्रेशर है, सिंध का इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड गवाही दे रहा है, चीख चीख के कह रहा है, और मुतनादा में हुआ था वो मेडिकल बोर्ड, तो वो चीजें भी गवाही दे रही हैं कि जनाब इसमें बहुत सारी जो है ना वो खोट है। अच्छा, फिर जो सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि मैंने एक और 2-3 बातें की थी अरमान भाई के साथ के जो अरमान भाई ने एक दफा मुझे बोला भी, यार तुम जरा अग्रेसिव हो गए हो, या तुम गलत बात कर रहे हो कि इस मामले में कि पेरेंट्स को तुम कह रहे हो। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो भी गायब हुए ना, ये जितने भी लोग मीडिया से, वो इसलिए गायब हुए हैं कि जनाब वो समझते हैं कि अब हमारे जो हमने बयानिया क्रिएट किया था, वो बयानिया खुल रहा है। और आज जब वो बयानी में उनको थोड़ा सा सहारा मिला है, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो साथ हो गए, खड़े हो गए। इस केस में एक आम शहरी तो यकीनी तौर पर पजल हो सकता है, लेकिन अगर वो जरा सा भी गौर फिक्र करे तो उसको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन एक कम से कम रिपोर्टर जो है ना, वो पजल नहीं है। कम से कम मैं मुझ जैसे रिपोर्टर पजल नहीं है कि ये केस क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो आज के केस में अगर आप ये वाली बात कह रहे हैं कि ये चीज होनी थी, तो ये चीज होनी थी। और
लाल भाई, आप तो जानते हैं और अरमान भी जानते हैं कि हमारी एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी है इन मामलात में अटकने की। तो आपको मेरे एक सीनियर दोस्त का, जिनको मैं कोट चौधरी के नाम से बोल रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चौधरी साहब का कोई सजा याद है ना आपको? चौधरी साहब को 5 साल की सजा हो गई थी, और जज साहब ने फैसला सुनाते हुए क्या फरमाया था वो भी याद होगा। मजबूरी है, मजबूरी है। अदालतों का बहुत बुलंद हो, जज साहब ने बता दिया था। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, कहाँ जाना है, हाईकोर्ट जाना है। तो जब ये सारे मामलात यहाँ से निमट जाएंगे तो ये मामलात हाईकोर्ट में आएंगे और वहां से बरीयत हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस केस के अंदर, मेरा तो नहीं बनता कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इस केस के अंदर सजा सुनाएगा। और अगर फारूक वो भाई, सजा सुनाएगा, फारूक भाई, वो आप किसी मुल्क में या किसी शहर में या किसी सूबे में दाखिल होते हैं तो कहा जाता है ना, ये फलां है और आपका स्वागत है। तो ये सिंध है और सिंध में आपका स्वागत है। सिंध में आपका स्वागत है, लेकिन मतलब इस केस के अंदर अगर बहुत भी तीर मार लिया और सजा होगी तो फिर हाई कोर्ट से तो उड़ जानी चाहिए, और यहां से नहीं उड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगी। आप थका रहे हैं सामने वालों को, थका लें, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो साहब है ना, उनको अपने बच्चों से हमदर्दी नहीं है। अब मैं क्या बोलूं इस हवाले से, क्योंकि आप जिस तरह केस को अभी तक लेके चले हैं, जो चीजें आपने की हैं, वो इंतहाई अनप्रैक्टिकल थी, वो इंतहाई इमेच्योरिटी के ऊपर मबनी थी। और आपने अपने आप को रुस्वा किया, अपने बच्चे को रुस्वा किया, और अब एमएल के बाद आप मजीद रुस्वाई की तरफ जा रहे हैं। क्या बिलाल साहब, आप, अरमान भाई और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो नहीं जानते कि जब कोर्ट में इस केस की हेयरिंग होगी और ज्यादती की दफात के ऊपर बात की जाएगी, तो अगर गुल फारूकी साहब ने ये बात कह दी कि ये बात कैसे साबित होती है कि जहीर इसमें इन्वॉल्व है, 1 महीने से बच्ची जो है वो दारुल अमान में थी, तो कोई और भी हो सकता है मामला। या अगर वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो हाईकोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था सारा मामला, फिर आप किसको पकड़ेंगे? केस में आपने उसको पेचीदा कर इसी पर दिया तो है, परेशानी। इसी पर तो हमारे खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आ गई कि बिलाल ने ये कह दिया कि ये जो जिना की सेक्शन आप डाल रहे हैं, बिलाल अहमद ने ये बात तकरीबन को 1.5 महीने पहले कही थी कि अगर जहीर ने अपनी अहलिया के साथ अपने अगर अजवाजी ताल्लुकात कायम किए तो बेसिकली सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था। दोनों जजेस के नाम मैं नाम ले देता हूं, जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार साहब और जस्टिस अमजद अली सहतो। उनकी डायरेक्शन पर बच्ची को अदालत ने कहा जहां जाना चाहती हो चली जाओ। उसके बाद अगर ये ताल्लुकात कायम हुए तो फिर उसमें जहीर तो अकेला तो जिम्मेदार नहीं है। मैंने तो ये आज भी ये बात कह रहा हूं और ये सवाल रख रहा हूं ऑडियंस आपके सामने भी, हमारे पाकिस्तानी अदालती निजाम के सामने भी। फिर दोबारा से आप मेरे खिलाफ ये कर लीजिए, मैं ये सवाल बुनियादी रख रहा हूं, इसमें अगर आप जिना या रेप अगर जहीर के ऊपर डाल रहे हैं तो उस अदालती फैसले को कहां ले जाएंगे? और क्या फिर जहीर अकेला रेप और जिना के उसमें आएगा, या फिर आपकी जुडिशरी के बारे के अंदर भी आएगा कि आपकी जुडिशरी का भी पार्ट है उस रेप के अंदर? ये बात मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप डाल दीजिएगा जिसको डालनी हो मेरे खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन। जी अरमान भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता था, फैसला आ गया कि जी यू आर एट लिबर्टी। और अब आप इतना लंबा सफर करके जाएंगे और उसके बाद जो बातें नहीं होनी चाहिए थी वो भी होंगी, जो तकलीफ नहीं अब गई पहुंची थी वो भी पहुंचेगी, और सबको पहुंचेगी। और जिस जिसको पहुंचाना चाह रहे हैं उनके जो वालिद हैं, पता नहीं किस तरह से जो ये सारा जो अभी जैसे फारूक ने बताया कि किस तरह से माइन्यूटली उस पर डिस्कस होती है। हमने पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स किए हैं उस पर कि बहुत माइन्यूटली डिस्कस होती है। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जिस पर बहुत तकलीफ होगी, बच्ची को भी तकलीफ होगी और वो लड़के को भी तकलीफ होगी, और पता नहीं वालिदैन उसको किस तरह से बर्दाश्त करेंगे उस हियरिंग को, जो कि इन केसेस में आमतौर पर होती है कि ताल्लुकात थे तो किस तरह के थे और कैसे साबित होंगे, और इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी। ये सारी बातें जो है वो अब ये पूरा का पूरा जो है रास्ता तय करने के बाद जब आप वहां पहुंचेंगे, फिर हाई कोर्ट में पहुंचेंगे, और फिर हाई कोर्ट में फिर वही अगर फैसला आ गया कि यू आर एट लिबर्टी, तो फिर क्या होगा? तो अब जो है वो फैसला वही आना है बिलाल। आप चाहे लंबा सफर करके जाएं या आप शॉर्टकट में जो है वो जब गए थे आप, तो वो आप मान लेते, वो ज्यादा बेहतर वही था कि
फैसला वही है, आखिर में फैसला यही आना है। इस केसेस पे, इन केसेस में आमतौर पर फैसला इसी तरह का होता है कि यार शादी जो एक और है एक जब बड़ी हो बात गई है। बोलूं, मैं एक और एक जी बड़ी जी बात बोलूं। हाँ जी बोले। जी फर्ज करें आपने बच्ची को के सामने दुपट्टा फेंक दिया, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, एमएलबी अगेंस्ट आ गई और सब चीजें अगेंस्ट चली गई, उसके बावजूद भी जजमेंट में सजा नहीं हो पाएगी। इसकी बुनियादी वजह सिंध हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है, बच्ची भले अपने घर चले जाएं लेकिन अब उसको तलाक होगी। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप दोनों मुझे तस्हीह कर सकते हैं। इस केस के अंदर निकाह हुआ है और निकाह लड़की खत्म कर सकती है या लड़का खत्म कर सकता है, पहली चीज। और जब निकाह हुआ है तो एमएल की जरूरत नहीं थी, निकाह हुआ था, रह रहे थे, तो एमएल की जरूरत नहीं थी। और इन तमाम कंडीशंस के मुताबिक अगर किसी फरीक को खुश करने के लिए, उससे टाइम लेने के लिए, उसको ये बताने के लिए आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बदबयानती कर रहे हैं इसके लिए कि इसके आपको पैसे खर्च हो रहे हैं, इसकी चीजें हो रही हैं। या तो फिर आप एहतसाब के कटहरे में इकबाल बुलंद हो को भी लेकर आए और फिर आप चाहे जिसको लटकाएं, कोई गम नहीं। लेकिन अगर इंसाफ किसी एक के लिए मखसूस होगा या ये कहा जाएगा कि जनाब इसके ऊपर दफा लगेगी, इसके ऊपर नहीं लगेगी, और जुर्म में दोनों शरीक हों, तो फिर उसको इंसाफ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आप सिंध में दाखिल हो गए, आपको सवाल है। नहीं, ये फारूक भाई एक चीज मेरे ये समझ में नहीं आ रही, जितने माहिरीन हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि एमएलओ के बारे में जो सिम्टम्स हैं या जो भी लुआब स्वाब आपने लेना है और उसका टेस्ट वगैरह जो भी चीजें करनी है, डीएनए करना है, ये 48 आवर्स आपके पास होते हैं। इसके बाद केस खराब हो जाता है क्योंकि उसके बाद डीएनए और वीएनए सब बेकार हो जाते हैं। एक चीज समझ से बाहर है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो शादीशुदा है और निकाह उसका मौजूद है और निकाह अभी तक किसी अदालत ने उसको कलअदम करार नहीं दिया। दूसरी तरफ आप एमएलओ करवा रहे हैं, वो भी 1.5 महीने के बाद तकरीबन। ये क्या है? मतलब हमने इससे पहले इस नौयत के केसेस में ये सारी चीजें नहीं देखी, तभी हम ये कह रहे हैं कि ये सिंध है और सिंध में आपका स्वागत है। ये ऐसा क्यों? मतलब एक जी फारूक भाई। मैं यहाँ से निकला, जब आज क्लब से जब घर जाने के लिए निकला तो मैं रास्ते में वहाँ पे जो जहाँ पुराना हेडक्वार्टर है वहाँ पे दोस्त से चाय पे बैठ गया, तो मेरी उससे गपशप हो रही थी। मैंने उसको बोला यार ये जो एमएल है इसके हवाले से तुम बताओ ये क्या क्या है ना। तो हमारा एक दोस्त भी मौजूद था जिसकी जजमेंट है, आपको याद हो अभी कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट में उनकी जजमेंट आई है, जिसमें कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती का मामला था। और उस केस के अंदर मुल्जिम को इसलिए बरी हुआ क्योंकि जब एमएल के लिए गए तो वो 24 आवर्स के अंदर ही गए थे एमएल के लिए, लेकिन हुआ ये था कि बच्ची को नहला दिया था। तो नहला देने के बाद उन्होंने बोला जनाब शवाहिद ही रहेंगे इसमें, ये बात कैसे साबित होगी। और सिर्फ इस बुनियाद पे जो हाईकोर्ट थी उसने उस केस को जिसमें उसको सजा हो चुकी थी, गालबन सजाए मौत हुई थी या कम से कम उम्र कैद हुई थी, सजाए मौत हुई थी, बल्कि उस केस में उसको सजाए मौत हुई थी और वो जो केस था वो खत्म हो गया और उसको रिलीज कर दिया गया मुल्जिम को। और ये सजा भी 1 साल पुरानी है, मतलब 1 साल पहले सजा सुनाई गई थी और ये अब रिलीज हो गया। तो ऐसे में एमएल की क्या जरूरत है? मुझे इस मामले में ऐसा लगता है कि ख्वाहिशात की तकमील की जा रही है, और ख्वाहिशात की तकमील में आप कौमी पैसे तो ज़ाया कर ही रहे हैं, कौमी खजाना, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि आप कुछ और बासर लोगों के लिए एक रवायत कायम करते जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी और चीजें होंगी तो जो मुझे अब तक ये केस समझ में आया है उसमें तो ये जहीर ने तो निकल जाना है। जहीर की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मतलब गारंटी क्या देता हूँ, तो मतलब जो मैंने केस समझा है अब तक उसमें मैं 99.9% मतलब समझता हूँ कि जहीर निकल जाना है। मैंने आज एक जो अरमान भाई और मेरे साथ बैठते हैं तो उसमें के अंदर हमने जो की है, मैंने तो कहा है कि ज्यादा 6 या 7 पेशियों के अंदर जहीर को बाहर होना है, बहुत मैक्सिमम, और नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि किसी की ख्वाहिश की तकमील हुई है, क्योंकि इस अरसे में रिपोर्टिंग करते करते हमें अंदाजा हो गया है कि केस क्या होता है और क्या नहीं होता।
अच्छा बिलाल भाई, हमारे एक मेहमान होंगे, आपको ज्वाइन किया होगा उन्होंने, तो उनको भी ले लीजिएगा। असल में मैंने उनको लिया है लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आ रही और आवाज भी नहीं है, तो दोबारा तो बोलना पड़ेगा। आप जरा जाकर वापस आ जाएं, उनसे जरा थोड़ा सा पूछ लेते हैं। उनकी तस्वीर भी नहीं है और आवाज भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। जी फारूक भाई कंटिन्यू रखें आप प्लीज। तो मेरे ख्याल में जो है वो ये कुछ ख्वाहिशात की तकमील है। मैं शुरू दिन से इस बात का पर डटा हुआ हूँ, इस बात पे ये कह रहा हूँ कि देखें, अब जो होना था वो हो गया। आपने थोड़ा सा जो है वो गलत मशवरों को अडॉप्ट किया, या आप जिद में आ गए हैं। आपको चाहिए ये था कि आप इस मामले पे अफ़वाम व तफ़हीम के साथ काम लेते, कम्युनिटी बुनियादों पे ये मामला चलाते और बच्ची को उसकी मर्जी फिलहाल करने देते, क्योंकि वो उसने निकाह कर लिया था, चीजें हो गई थी। ग्राउंड्स आपको हमसे ज्यादा बेहतर मालूम है। हमें अगर इदारों ने कुछ ग्राउंड्स बताए तो आपको हमसे ज्यादा बेहतर ग्राउंड्स मालूम थे, आपको ख्याल करना था, ताकि आप थोड़ा सा ख्याल कर लेते। हम अपने पहले मेहमान को वेलकम कहते हैं। ये अलखिदमत के जनाब हमारे दोस्त हैं। बिलाल भाई आप तारुफ कराएं इनका, क्योंकि ये वो मेरे फारूक ख्याल भाई में ये आप वो तारुफ भी कराएं, आप तारुफ भी करवाएं, इनसे सवाल भी कर लें, क्योंकि इनके पीछे म्यूजिक है और हम डिस्टर्ब होंगे। तो इनको पहले ले लेते हैं, इनसे पूछ लें कि क्या सैलाब जिदगान की क्या सिचुएशन है और अब तक कितना फंडिंग वगैरह चीजें हुई हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त मैं और सैलाबी सूरत हाल हुई तो पूरे मुल्क भर में जब हमने ऑपरेशन शुरू किया, तो चूंकि कराची बड़ा शहर है, इसी वजह से हाफिज नईम रहमान साहब की खुसूसी हिदायत पर जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ अलखिदमत के मरकजी हेड ऑफिस पे, यहाँ पे हमने एक मरकजी कैंप कायम किया है। और इस कैंप के जरिए पूरे सिंध भर के अंदर जो हमने अपने तहसील का इंतजाम शुरू कर दिया है। और जो सिचुएशन का मामला है, हमारी टीमें वहाँ पे मौजूद भी हैं। मैं खुद भी कल वहाँ से फारूक भाई, अरमान भाई इनके नेट का इशू मुसलसल है ये असल में मैंने आज विजिट किया था इन लोगों को, तो यहाँ कुछ पर नजर नहीं आ रहा। एनजीओ ने नहीं, अरमान भाई हम इनको नहीं सुन पाएंगे सही, इनका इंटरनेट सही नहीं है, वो डाटा के ऊपर नहीं है, मेरे ख्याल से डाटा पे चला रहे थे इस वजह से। जी अरमान भी थोड़ा सा इस केस के बारे में थोड़ा सा बता दें आप, कि इस केस को अब आप क्या केस में आने से पहले, इस केस में आने से पहले यार, ये मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। इस केस में आने से दोबारा ज़हीर पे आ जाएंगे, लेकिन उस केस से देखिए, जो हमारे सुनने वाले हैं, इस वक्त मैं जाती तौर पे, क्योंकि सिंध का मैंने कुछ इलाकों का दौरा किया है, उसके अलावा उबाड़ू से लेकर आज दादू और जूही में हमारे एक दोस्त ने मुझे शिकायत की थी मुमताज ने कि वहां पर रिलीफ का काम उस तरह नहीं पहुंचा है। तो दादू और जूही और इन तमाम इलाकों से के जो नुमाइंदगान से हैं, उनसे मेरा अपने दोस्तों से रब्ता है। मैं उसकी बुनियाद पे ये कह रहा हूँ। इसी तरह केपी में मेरा रब्ता है। खुद जो साबिक वजीर आज़म इमरान खान है, वो भी जो है वो मोतरफ हैं अलखिदमत की जो खिदमात हैं उसका। और मैं अलखिदमत के इन तमाम वर्कर्स को, वॉलंटियर्स को, जो कि इनमें से जो 80% वॉलंटियर्स हैं, वो मेरी जो मालूमात हैं, जो मेरी अब्दुल शुक्र साहब से बात हुई थी उसके मुताबिक वो बिना पैसों के काम कर रहे हैं। हम इन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो मेरे भाई सुन रहे हैं मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं उनसे जानना चाहते हैं, हम यहाँ चले गए वो? जी उनका इंटरनेट ठीक नहीं है, हम उनको नहीं सुन पाएंगे, इसमें उनकी तो वीडियो का इशू है और के मामले में जरा सा मैं उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो बे इंतहा जो खिदमात अंजाम दे रही है अलखिदमत, तमाम जो हमारे इदारे हैं वो बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं, जहां सरकार नजर नहीं आ रही वहां पर वो मौजूद हैं। और इन सब में सबसे जो मुनज़्ज़म नेटवर्क मुझे पूरे पाकिस्तान से जो हमारे दोस्तों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो जियो के रसूल दावड़ वहां से हमें जिससे हमें फीडबैक मिला हो, किसी तरह फैजुल्ला खान से फीडबैक मिला हो, या हमें सिंध के अंदर लोगों से फीडबैक मिला हो, सिंध के मंसूरा से फीडबैक मिला हो, लड़काना से फीडबैक मिला हो, और दीगर जगहों से जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक अलखिदमत ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। इस पे हम उनको सराहते हैं, और हम अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर समझते हैं, जिसको उनका दिल ठुकरा है, वो उसको उधर इमदाद दें। क्योंकि हमारे जो सिंध के भाई हैं, इनको हमारी जरूरत है।
ये ना खैरात है, ये ना सदका है, ना ये कोई इमदाद है, बल्कि ये ऐसे ही है कि एक भाई को जब दूसरे भाई की जरूरत पड़ती है तो वो अपने माल का कुछ हिस्सा उसको दे देता है। तो लिहाजा इस हवाले से ये सोचे बिना कि कौन क्या है, उसका क्या मजहब है, उसकी क्या जबान है, वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, सिर्फ इंसानियत के नाते, सिर्फ इंसानियत के नाते आप भरपूर जो है ये सैलाब ज़दगान है उनकी मदद करें। फिलहाल आज मैं गया था ना ये अलखिदमत के, मैंने जो इदारा नूर जी यहाँ पर है कराची में, तो यहाँ मैं आज गया था, यहाँ विजिट किया था। मैं गया तो किसी और काम से था, लेकिन मैं वहाँ देख के ये हैरान रह गया कि पूरी की पूरी रोड जो है, जो अलखिदमत के सामने जो पूरा रोड है, वो पूरे के पूरे रोड पे जो है वो सारा सामान भरा हुआ है। लोग इतनी ज्यादा आके दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि वो भरा हुआ है वहां पर। और वहां पर उन्होंने सॉर्टिंग बनाया, ऐसा नहीं कि उठा के सिर्फ सामान दे रहे हैं उठा के, और बिल्कुल जो है वो बगैर किसी जो है वो मुनज़्ज़म तरीके के दे रहे हो। वहाँ इन्होंने सॉर्टिंग प्लेसेस बनाई हुई है, यानी कि कपड़ों को अलग कर रहे हैं, और कपड़ों में भी जो है वो लेडीज के कपड़े अलग हैं, जेंट्स के कपड़े अलग हैं, बच्चों के कपड़ों को अलग किया जा रहा है। इसी तरह से शूज अगर हैं तो शूज को अलग किया जा रहा है। फिर जो खाने पीने के आइटम्स उनको अलग किया जा रहा है, एक एक चीज अलग करके उनको बाकायदा एक बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग करके, और फिर वो जो है ट्रकों पे लोड करके जो है भेजा जा रहा है। और वो इंतजाम जो देखा गया, और हर एक जितने भी लोग आकर दे रहे हैं, जो भी चीज दे रहे हैं, उनकी उनको रसीद दी जा रही है। ऐसे नहीं कि आप जो है जाके दे देंगे और जो है वो आपको रसीद नहीं मिलेगी, वो रसीद भी मिल रही है, और इनके पास पूरी ऑडिट होता है इसका कि वो इन्होंने कहाँ पर ले गए हैं, कौन सी चीज ले आके उन्होंने कहाँ पर तस्लीम की है। इस पूरा चीज का इनके पास न सिर्फ रिकॉर्ड होता है, बल्कि इसका वो ऑडिट भी कराते हैं। तो ये एक बड़ा मुनज़्ज़म जो स्ट्रक्चर है। और वहां पर जो लोग आए हुए थे, खासतौर पर अजमल सिराज साहब आज वहां पर आए थे पहली मरतबा। अजमल सिराज साहब बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के। अच्छा। तो वो पहली मरतबा वहां पर आए थे, आज मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने वहां कहा कि मैं पहली मरतबा आया हूं और मैं देख के बहुत हैरान हूं कि इतना ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। चले अरमान भाई थोड़ा सा ज़हीर केस को थोड़ा सम अप करें, क्योंकि फिर हमने अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी। आखिरी बात यार, ये आप गलत है। एक आखिरी बात, नहीं शहर कराची दिलदार है, नहीं वो शहर है, नहीं सही और बात, ये बात तो कुछ भी कहें आप, जो लोगों ने किया। और मैं हाफिज नईम, स्पेशली हाफिज नईम साहब बड़ी अच्छी उन्होंने कंपेनिंग की है, तमाम चीजें की हैं। इनके ऊपर बड़े बातें कर रहे थे कुछ लोग कि जनाब हाफिज नईम जो है वो बुनियादी तौर पर उर्दू स्पीकिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यार इस बंदे ने जिस तरह दिन रात करके ये जो फंड जनरेट कर रहा है और जिस तरह ये खिदमत का काम कर रहा है, ये भी बता दूं कि हाफिज नईम इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं पूरे इस खिदमत के ऑपरेशन। अच्छा नहीं, मैं एक बात करना चाह रहा था कि चूंकि ज़हीर को भी हमने बहुत डिस्कस कर लिया, हमने फिर अब ज़ाहिर है कि बात करनी है आपकी उस वुजदानी कैफियत की जो पहले फारूक समी पर आती थी, और अब अरमान भाई पे जो कल आई थी, उस पर हमने सरासर गुफ्तगू करनी है। अब ज़हीर केस में एक दो सवालात ले लेते हैं। जैसे ये सुमेरा शब्बीर हैं, अरमान भाई, जहां मेरी सोर्स खत्म होती है, जहां मेरा तजर्बा खत्म होता है, वहां आपका तजर्बा शुरू होता है, और वहां से आपकी सोर्स शुरू होती है। ये फंसवाने के तरीके, ये सब फंसवाने के जो है अंदाज होते हैं सारे। नहीं, ये सुमेरा शब्बीर ने बिल्कुल एक वैलिड किस्म का पॉइंट उठाया है कि जी मैं नहीं कह रहा ये कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि जी निकाह वैलिड नहीं है ज़हीर का, और दूसरा ये कि ज़हीर की जिसको ज़हीर ने किडनैप किया था मुबैना मुग़विया, उसको अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा था, और इन यूट्यूबर्स के पास सबूत हैं। मुझे आप बताएं, मैं पूरा जो है वो इस बात पे मुझे बिलीव है कि मेरी जहां सोर्स खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से भी आपने इस केस को डिग आउट किया है, क्या ऐसा कोई क्लू मिला है दूर दूर तक? ईमानदारी के साथ बताएं आप। फिलहाल सबसे पहले तो ये बताओ कि जो पहले तो ये कहते पूरा गैंग है, और एक हमारा आईजी चला गया यार सिंध का इस चक्कर में, वो गैंग है कि नहीं है। तो ये तो खैर बहरहाल अगर गैंग होता है तो फिर इनके खिलाफ केसेस होते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर ये गैंग होता है तो इनके खिलाफ स्मगलिंग होती है, अगर इनके ऊपर के जी लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं तो इनके खिलाफ कुछ केसेस तो होते ना। पहला केस तो नहीं है ना, अगर आप कह रहे हैं, ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये एक गैंग है और ये लड़कियों को स्मगल करता है, तो इनके खिलाफ केसेस होते हैं, और केसेस का एक अंबार होता है इनके खिलाफ। ये पहले भी जेल जा चुके होते हैं, इनके ये हैबिचुअल क्रिमिनल होते। तो अगर वो सबूत हैं यूट्यूबर्स के पास तो वो लेकर आ जाएं।
और फिर हम दूसरी बात ये कि फिलहाल हम यहाँ यूट्यूबर्स का जवाब देने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना, कि वो लोग जो भी बकबक कर रहे हैं हम उनका जवाब देने के देखते रहेंगे यहाँ पर नहीं बैठे नहीं हुए, तो आप दादा आसान लोग स्मगल तो कर रहे पूछते हैं हैं या ना, वहां कर रहे नहीं हैं। नहीं, हम देखिए तो देखिए सिर्फ देखिए, केसेस पे देखें ना, हम केसेस पे जाते हैं ना कि केस क्या कह रहा है, ऑथेंटिसिटी हाँ क्या है, रिकॉर्ड क्या कह रहा है। रिकॉर्ड ने कहीं ये नहीं कहा है कि वो स्मगल हो रही थी या जो है उसका निकाह इनवैलिड है। वो तो जो है वो जो मुद्दई है, मुद्दई के वकील ने भी कह दिया कि अगर हमें जो है वो निकाह, और ये हम बार बार बता चुके हैं और मुद्दई के जो है शॉर्ट्स भी चला चुके हैं, मुद्दई के वकील के शॉर्ट भी चला चुके हैं कि वो जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट भी हैं बहुत बड़े, कि निकाह सो वैलिड कॉल्ड। है। हाँ, निकाह वैलिड है और निकाह खत्म नहीं किया जा सकता। निकाह जो है खत्म करने के लिए हमें किसी एक मखसूस अदालत है उसके लिए, और उसमें जाकर वो निकाह को हमें चैलेंज करना पड़ेगा, तनसीख निकाह का दावा करना पड़ेगा। उसमें भी जो है वो उनको पता नहीं है कि देखें निकाह कैसे टूटेगा, या तो लड़की तोड़ेगी या फिर लड़का तोड़ेगा, और कोई की मजाज नहीं है निकाह खत्म कराने की। दोनों में से कोई एक कहेगा हाँ जी हमें इसके साथ नहीं रहना, तो फिर शायद निकाह खत्म हो सकता है। अगर दोनों कहें कि जे मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी वाली बात है। फिर जो है वो काजी कुछ नहीं कर सकता, काजी ये कहेगा यू आर एट लिबर्टी। नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जब देखते हैं और इस नौयत का प्रोपेगेंडा देखते हैं कि वो इतनी इतनी इतने वसूख के साथ मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं कि इसके पीछे गैंग है, लड़की अफगानिस्तान, कोई कहता है दुबई, कोई कहता है कुछ तो कोई कुछ। तो जाहिर है कि जो इनोसेंट किस्म के जो हमारे सिटीजन्स हैं और व्यूवर्स हैं, जाहिर है कि उनके जहनों के अंदर सवालात तो पैदा होते हैं ना। और जाहिर है देखिए हमने अपना जो प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, वो या तो अखबार से शुरू किया या अभी टीवी के अंदर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब के ऊपर आकर बहुत बड़े एंकर्स हैं, बहुत बड़े वो दानिश्वर हैं, बहुत बड़ा उनका कोई फिगर है और बहुत बड़ी उनकी सब्सक्रिप्शन है, बहुत बड़ा व्यूवर्स उनकी है। तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो ज्यादा रिलायबल हैं, ज्यादा उनकी बात में जो है सदाकत है, इस बुनियाद के ऊपर कि वो एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं। आप हो गए, फारूक समी हो गए, हम लोग हो गए, हमने पूरी जिंदगी 18 साल, जाहिर के फारूक समी ने भी इतने ही अरसा, और आपने तो शायद मेरे ख्याल है कि डबल जो है वो इस सहाफत में गुजार दिया है। तो ये लोगों का इशू है कि लोग बेचारे कंफ्यूज हैं, वो क्या करें जब वो दिन भर 10-12 लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, तो जाहिर है कि उनके जहनों में सवालात तो आते हैं ना। असल में मामला ये है ना, बिलाल के सहाफी जो है ना, जर्नलिस्ट जो है, वो यूट्यूब का खासतौर पर सोशल मीडिया में और यूट्यूब जो है वो उसकी तरफ आने में बहुत देर की है। और वो जो जगह खाली थी, जो स्पेस था, उसमें वो जो यूट्यूबर थे वो आ गए, और जो जर्नलिस्ट नहीं थे, और वो उन्होंने खबरें देना शुरू कर दी। फिर उन्होंने इस पे जो है वो मामला शुरू कर दिए सारे, और उन्होंने जो है वो, अच्छा वो बहुत बहुत अरसे से थे, तो उनके सब्सक्राइबर बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और व्यूज भी जाहिर है कि उसी तरह से आ रहे हैं। जर्नलिस्ट जो है वो अब आना शुरू हुए हैं, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि 6-8 महीने से जो है वो जी जर्नलिस्ट जी का ऐसे ही है। आना जी जी शुरू हुआ है। इस तरफ जो है वो उन्होंने रुख किया है कि जी यूट्यूब पे भी हमें जाना चाहिए, और वो भी उस वक्त शुरू किया है जब बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, खासतौर पे मीडिया के अंदर। तो फिर जी जी उन्होंने जी कहा कि नहीं जी हमें जो है वो दूसरे दीगर जराए भी होने चाहिए, और फिर वो यूट्यूब पर आना शुरू हुए। तो अब जाहिर है वो यूट्यूब पर आना शुरू हुए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिन लगेंगे। और वो जो दीगर यूट्यूबर्स है जो कि मैं कहूँगा वो ट्रेनिंग ही नहीं है, असल में उनकी ट्रेनिंग का भुगतान है। वो जो भी बात करते हैं, फेक न्यूज जो है वो एक फेक न्यूज का एक एलिमेंट है। फेक न्यूज के बारे में हमें जो है वो बताना पड़ेगा, और जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि फेक न्यूज को आप किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो आप, ये आम लोगों के लिए होना चाहिए कि आम लोग हम्म। किस तरह से फेक न्यूज पता चलाएं कि हाँ ये वे फेक न्यूज है, ये सही न्यूज नहीं है। और उसका बहुत कोई वो ऐसा तरीका नहीं है। वो तरीका भी जो है वो अगर हम लोगों के पास टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो तरीका भी, फेक न्यूज को डिटेक्ट करने का तरीका वो बताएंगे। और जहां तक ये स्मगलिंग का ताल्लुक है, तो स्मगलिंग जो है वो बस ठीक है, एक कान से सुने दूसरे से उड़ा दे, यार आप लोग परेशान क्यों होते जी ऑडियंस, जैसे कि अरमान भाई ने कहा है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को बेहतर यही है कि उसकी टो लेना या उसके बारे में तजस्सुस पैदा करना। ये सरासर जैसे कि अरमान भाई ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है, जो प्योरली जर्नलिस्ट है वो यूट्यूब के ऊपर विद इन एयर जो है वो आना शुरू हुआ है, जिसमें आप बड़े बड़े एंकर्स को देख लें या जो रिपोर्टर्स हैं उनको देख लें। ये जो इससे पहले जो लोग भी मौजूद थे 5 साल से 6 साल से, या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एंकर हैं, जो न्यूज को पढ़ते हैं स्टूडियो में बैठकर, जो न्यूज में स्टूडियो में बैठकर न्यूज पढ़ता है वो जर्नलिस्ट नहीं होता।
उसके पास जो खबर होती है वो ये पैनल जो ये बैठा हुआ है आपके सामने 3 लोगों का, ये खबर को जनरेट करने वाली सोर्स ये लोग हैं, यानी कि अरमान साबिर साहब हैं, फारूक समी हैं, ये लोग खबर को जनरेट करते हैं। अब हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खबर को जनरेट करना उनको कभी नहीं आया और खबर निकालना या खबर के बारे में एथिक्स के हवाले से जो असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उनका उनको बिल्कुल नहीं मालूम। तो अब हुआ ये है कि उन लोगों ने स्क्रीन का फायदा उठाते हुए अपनी टेलीविजन चैनल के ऊपर जो स्क्रीन आ रही थी वो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और उसके बाद वो आकर हमारी ही दी हुई खबरों के ऊपर तबसरा उन्होंने पहले शुरू किया। और अब ये क्या, चूंकि उनके पास एथिक्स नहीं है, इनमें ऐसे भी लोग हैं बिलाल जो कि एंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जर्नलिज्म के पेशे से सिरे से वाबस्ता ही नहीं है। एंकर तो फिर भी जो है थोड़ा बहुत कर लेगा, लेकिन जो एंकर भी नहीं है, जो जर्नलिस्ट हो, जो मीडिया से वाबस्ता ही नहीं है, वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं। और वो तो फिर ऐसी हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं और ऐसा जो है कलावे मिला रहे होते हैं कि बस अगला समझता है शायद यही है जो सही बोल रहा है और यही है वो जो हकीकत बता रहा है और सच बता रहा है। हाँ, ऐसे ही जो सच बताने वाले हैं वो तो जो है नॉर्मल तरीके से जो है वो बता रहे होते हैं कि यार ये हो गया और ये हो गया और ये नहीं हुआ और ये हो गया, बस। तो ये अमरीन ने सवाल किया, जी ये अमरीन ने कमेंट किया है कि फारूक भाई का यूट्यूब चैनल भी है। जी हाँ, रिपोर्टर्स 21 के नाम से, रिपोर्टर्स 21 के नाम से फारूक भाई का है और सब्सक्राइब कर दें। आप ही अमरीन नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं वो सारे करें। और उसके साथ अरमान साबिर भाई, बहुत तवील अरसा इनका है, हमसे डबल जिंदगी इनकी है और हमसे डबल इनका तजर्बा है। और बीबीसी में रहे हैं, अब जाने के बीबीसी में रहे हैं, उसके बाद डॉन न्यूज में रहे हैं और जब कराची में डॉन हुआ करता था, फिर ARY न्यूज का हिस्सा, डॉन न्यूज में नहीं है बिलाल, डॉन अखबार की बात कर रहा हूँ, डॉन अखबार की। और फिर उसके बाद जो है वो ARY न्यूज का पार्ट रहे हैं और इन दिनों बोल न्यूज का इंग्लिश अखबार है और उसमें सीनियर जो कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर के ऊपर ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनको भी जरूर सुने, ये सोशल मीडिया पे बहुत देर से आए हैं और हमारे कहने पर आए हैं कि यार आप लोग आए, चूंकि बिल्कुल जो फेयर खबर देने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत कम हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम ऐसे लोग जो संजीदा किस्म की जो खबर हो बगैर किसी सनसनी के फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर दें। और हम में से कोई तीनों में से किसी को जल्दी नहीं है अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की। हम तीनों ही किसी न किसी बड़े इदारे से इस वक्त मुंसलिक हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो डेली बेसिस के ऊपर जो ताज़ा तरीन और फैक्ट्स की बुनियाद पर खबर हो हम आपके सामने रख देते हैं, भले से किसी के हक में हो, किसी के खिलाफ हो, किसी को पसंद आए, किसी को पसंद ना आए। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है। अच्छा, अब आ जाए अरमान भाई और फारूक भाई, अगर आप वुजदानी कैफियत में हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। ज़हीर केस में कुछ रह गया यार। एक तो ये जो अभी आपने एंकर वाली बात की ना, तो एक एंकर थे जो इस वक्त पहले हमारे पास थे, आजकल ये अरमान भाई की तरफ आए हैं। तो मुझसे ना सवालात पूछते थे। उन्होंने जब नया यूट्यूब चैनल बनाया तो उससे पूछते थे। अच्छा, मुझे पता नहीं था, लेकिन आपको पता है, मना तो मैंने कभी किसी को कुछ नहीं किया। मुझसे पूछते थे तो यार मैं तंग आ जाता, तो मैं बोलता था यार ये अरमान भाई जानते हैं उसको। मैं उसको बोलते थे यार ये क्या बगड़ बिल्ले वाले सवाल करता तू मुझसे। अल्लाह ताला, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं किसी की तस्लीम नहीं जानता। मतलब उसकी जो उनका, अच्छा वो उन्होंने जर्नलिज्म भी नहीं पढ़ी हुई थी, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैंने उनसे कई दफा बोला यार आप खूबसूरत आदमी, आपको जाइए आप ड्रामे करें और या आप कुछ और करें, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा, एक और एक चीज जो भी आपने कोशिश किया था, तो वो यूट्यूब के ऊपर ड्रामे तो कर रहे होंगे ना बहुत सारे लोग ऐसे आके। खैर नहीं, यूट्यूब के ऊपर तो ड्रामे करना शुरू, स्मगलिंग वाला और वो वाला। मैं और अरमान भी एक जगह गए थे, अरमान भाई लेके गए मुझे, मैं और अरमान भी अक्सर साथ जाते हैं आजकल। और तो वहां गए तो अरमान भाई के दोस्त हैं वो। इस वक्त सिंध में अगर कानून के ऊपर किसी की नजर है और अगर कानून के सारे DIGs किसी के अंडर में हैं, सारे SSP किसी के अंदर में हैं, यार आप बता रहे हैं, आप बता ही तो रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा। तो सब कुछ बता देंगे, नाम नहीं लेंगे। बता दिया आपने, पोस्ट रह गई, उनकी पोस्ट रह गई बस। पोस्ट नहीं बताना ना, ये तो काम है हमारा। तो पूरे सिंध का सिस्टम चलाने वाला कह रहे हैं। अब देखें, मैं अल्फाज देखें यार, अब आज जो हुआ है ना, देखें जो भी, ये तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड था। मैं शुरू दिन से हर दफा यही बोलता था गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी नहीं, चालान के बाद। तो
क्या था, मैं बता रहा था आपको, उन्होंने बोला यार इन्होंने जो ना जो चीजें छुपाई है ना वो भी क्रिमिनल ऑफेंस। किसने? ठीक है, तो मतलब जो पेरेंट्स से चीजें छुपाई हैं, वो कह रहे हैं अगर हम जिनको शौक है ना यूट्यूबर्स को, और ये यूट्यूबर्स पे भी बात आई, तो कह रहे हैं अगर हमने अगर सिर्फ राउटर से लेकर 2-4 चीजें निकाल के रख दें और हम ये कर दें और वो कर दें ना, तो एक अजीब सी बात होगी। हम इस केस को हमदर्दी की निगाह से देखते हैं, जिस तरह हम हमदर्दी की निगाह से देखते हैं इसी तरह वो भी, यानी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हमदर्दी की निगाह से देख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया। इस हद तक इग्नोर किया कि उनके डिपार्टमेंट का आला अफसर चला गया, वो कुछ नहीं बोले। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो यूनिफॉर्म मैन है वो सारे एक दूसरे को इसी तरह समझते हैं जैसे कि मतलब वो सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म देखते हैं, उसका जो उनके बराबर वाले का यूनिफॉर्म है ना उसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। एक बिलाल भाई यहाँ पर बात करूंगा कि आपको याद होगा कि एक जो ब्लास्ट हुआ था कराची में, नॉर्थ नाजिबाद में, रेंजर्स के दफ्तर के पास। तो वो ब्लास्ट हुआ और वहां पर जो है ब्लास्ट के कुछ देर के बाद ही, और सारे ज़ाहिर है रिपोर्टर्स पहुंच गए और वो जो कवर होने लगा, सारे टेलीविजन चैनल्स जो है वो अपने अपने एसएमजी लेके पहुंचे वहां पर। तो एक टेलीविजन चैनल की जो खातून एंकर थी उन्होंने कहा, अच्छा वो मैं देख रहा था, और उसमें जो है वो एक पुलिस अफसर थे जो वहां पर उस वक्त एसएसपी की पोस्ट पर थे। अब वो जो है वो उन्होंने लिया लाइन पर, और लाइन पर लेने के बाद वो कह रही है कि जी ये धमाका किसने किया है। अभी तो जो है धमाका हुआ है, लिहाजा अभी हम इब्तिदाई करेंगे, कोशिश करेंगे और जल्द अज जल्द जो है इनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कह लेंगी ले जी आप एसएसपी है इलाके के, आपको पता ही नहीं है कि लोग कहाँ से आए थे। वो लोग जो है वो लालू खेत से आए थे, और लालू खेत से आने के बाद फिर वो जो है वो 10 नंबर से जो मुड़ के और फिर वो नाज़िमाबाद की तरफ गए, और नाज़िमाबाद से फिर उन्होंने ब्लॉक ए में जो है वो दाखिल हुए। ये सारी बातें उन्होंने की हैं, और उन्होंने कहा कि आखिर में कि आपको तो पता नहीं है आप किस तरह के एसएसपी हैं। और उन्होंने फिर जो है वो एसएसपी साहब ने जो है कहा जी बहुत शुक्रिया आपका, और लैंड कर। फिर मैंने उस एसएसपी को फोन किया फौरन, उसके फौरन बाद एसएसपी ने उठा लिया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये खातून जो है एंकर, उनको तो सब कुछ पता है, तुम इनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं कर लेते? कहने का दिल तो बहुत चाह रहा है। तो यही तो पुलिस जब चाहे लाल, अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है और पुलिस जब जिसको चाहे वो शामिल तफ्तीश कर लेगी, और अगर उसकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो फिर उसका भी कानून है, उसमें भी क्या होता है फिर उसको भी भुगतने के लिए तैयार है। तो यार देखें बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है। देखें हल्का हाथ क्यों रखा हुआ है भाई? नहीं रखना चाहिए ना। रियासत पाकिस्तान बदनाम हो रही है ना। आपने तो पाकिस्तान की ईट सीट बजा दी इस केस के अंदर कि शायद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा रेप होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बच्ची जवान होती है और उसको स्मगल कर देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बच्ची को बड़ी होती है, उसके साथ जिना होता है, कोई उठा के ले जाता है, स्मगल हो जाता है, पंजाब भेज देते हैं, पंजाब से दुबई भेज देते हैं। आपने तो रियासत पाकिस्तान का ये बयानिया दिया है ना, फिर नरमी क्यों है? नहीं बिलाल भाई, मैं इसमें बोलना चाहूंगा, ये छुपाई टॉपिक नहीं है ये। इस पे अरमान भाई थोड़ा सा सब्र कर जाएंगे। अरमान भाई बहुत ठंडे मिजाज के और मुतदिल आदमी है। हमारे एक दोस्त हैं इदारे के, उनका नाम है उमर। तो कुछ दिनों पहले उनसे बात हो रही थी, मैंने बोला उमर भाई इतने ठंडे क्यों हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें? तो कहने लगे यार वो अरमान के साथ रह के ना, अरमान भाई के अंडर में काम करता था तो ठंडा हो गया। मैंने कहा क्यों? कह रहा वो हर बात पे बोलते थे छोड़ो ना रहने देना। तो ये भाई ये रियासत का तय करने का ये पहला वाकया नहीं है। आपके मुल्क में एसिड फेंकने के वाकयात भारत से, यूरोप के भी कई ममालिक से कम होते हैं, लेकिन हमारे पास एसिड फेंकने पे फिल्म बनती है और उसके ऊपर अवार्ड मिल जाता है। हर वो काम जो हमारे पास सबसे कम होता है, रेप और ज्यादती का, हम ये साबित करते हैं हमारे लोग कि रेप और ज्यादती सबसे ज्यादा हमारे पास होती है। अगर जरा ये फिगर निकालें ना अमेरिका की, यूरोप के ममालिक की, तो लग पता जाए कि वहां पे क्या होता है। ये इन्होंने ठेका उठाया हुआ है कि अपने मुल्क को बदनाम करने का, क्योंकि इनको पैसे ही इसके मिलते हैं। जिसको अपने मुल्क को बदनाम करने के पैसे मिले हैं उसका क्या करेंगे? तो ये तो हम कह चुके हैं। नहीं फारूक भाई, लगता है रियासत तो सत्तू पी के सो रही है ना। मतलब रियासती इदारों को नहीं नजर आ रहा कि इस केस में क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं, एनजीओज हैं, कुछ नॉन मुस्लिम खवातीन हैं,
वो कितना फाल रोल अदा कर रही हैं, इसमें सारा कुछ पता है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है इसके अंदर अरमान भाई। लेकिन ये बड़ा संगीन मामला है अरमान भाई, जी जी ये ठंडा ठंडा होने वाला मामला नहीं है, ये बड़ा संगीन मामला है। देखिए इंडिविजुअल यार ये जो हमारे व्यूअर्स है ना, हाँ। ये सारे जो है ना वो इतने नारे लगा रहे हैं कि अब वहां चले जाएं आप मसला हो जाएगा भाई, अब कुछ टॉपिक आ जाओ वरना मसला हो उस जाएगा। टॉपिक पे आ जाएं आप, अच्छा हाँ, अच्छा जी चलें, जो लेकिन पब्लिक उसके लिए एक डिमांड है। वादा, लेकिन उसके लिए एक वादा करना पड़ेगा कि वुजदानी वाली कैफियत में रहना पड़ेगा जो कल थी दोनों की। भाई पहले तो मुझे शाबाश दो, नहीं तो मैं खुद अपने आप को शाबाश दे लूंगा। हाँ वीवर्स हाँ, वीवर्स देखें, फारूक समी ने कल ये बता दिया था कि जो इन्होंने कोई कलर भी बताया था वाइट वाला, पता नहीं सुरमई वाला, कि वहां से इनके जो भी राब्ते या हिंट्स मिले, जो भी इनके सितारे इन्होंने रात को कैलकुलेशन की बैठकर, तो उसके मुताबिक फारूक भाई ने कल ही ये कह दिया था और इशारे में कहा था कि अगर उनका पेट खराब ना हुआ, ठीक है, निसार पंवर के बारे में ये कहा था कि अगर उनका पेट खराब ना हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जैसे स्कूलों में हम छुट्टी करते हैं, बच्चे जो है वो बहाना बना लेते हैं, वो वाला नहीं कहा था, ये एक इशारा होता है कोड वर्ड, और आपने महसूस कर लिया होगा कि फारूक भाई ने क्या कहा था। फारूक भाई ने ये कहा था कि अगर वो कल ना पहुंच पाए, बहुत सारी वजूहत होती है, और आपने देखा इधर फारूक भाई ने पेशगोई की, 2 घंटे के बाद जो है वो उनके घर पे रेड हो गई और छापा हुआ, और वो जो है वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं है। और फारूक भाई ने दूसरी एक बात की थी कि इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनके जो बाबा जी हैं उनसे अभी तक ताल्लुकात या जो बनना था, फ्रेमवर्क होना था, जो भी चीजें होनी थी वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो इस वजह से फारूक भाई के मुताबिक जो ये जो पिटीशन थी आज जो लगी हुई थी, इसमें इन्होंने कहा था कि फिलहाल इसमें कुछ बहुत ज्यादा हौसला अफजा चीज नहीं होगी। तो और अरमान भाई ने भी इसकी तस्दीक की थी कि अरमान भाई की भी जो सोर्सेज थी उन्होंने ये कहा था कि जो अंदरूने खाना जिन लोगों ने परमिशन देनी है, बेसिकली जिन लोगों ने परमिशन देनी है, उनसे अभी तक बहुत ज्यादा मामला जो है वो खुशगवार नहीं है। तो शाबाश जी फारूक भाई, इससे पहले कि आप खुद लें, हम आपको दे रहे हैं शाबाश, और अरमान भाई आपका भी शुक्रिया, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और अंदर की खबर अरमान भाई के पास है आज की। हाँ फिर मरवाओ। आज के अंदर की खबर अरमान भाई के पास है। जी अरमान भाई, वुजदानी कैफियत वाली खबर चाहिए। कौन सी खबर, किसकी खबर? फारूक बैठा हुआ है, सारा फारूक लेके बैठा हुआ है, आज सारा फारूक ने मुझे बताया है, और सारा व्लॉग में भी जो है काफी कुछ बताया है इसने। और अब इसने ये भी बताया कि जी उनकी जो है बातचीत हुई थी उनके बेटों से, तो वो तो अभी बताया ही नहीं फारूक ने। देखिए ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह मत करें, कोई एक सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह में से बनके खबर बता दें भाई। भाई बता रहे हो फारूक, मैं बताऊं? फारूक भाई आप नहीं बता रहे? जी, हम बात कर रहे हैं बानी एमके अल्ताफ हुसैन का जो केस था उसके बारे में। और जाहिर है कि हमने कल रात को बहुत सारी चीज़ें इशारे में बयान की थी, और हमने ये कहा था कि निसार पंवर का पहुंचना एक खुद एक बड़ा, अगर वो पहुंच जाते हैं तो ये एक अच्छा साइन होगा, नहीं पहुंचते तो हमने उसकी बुनियादी रीजंस भी बताई थी। और फिर रात देर गए उनके घर के ऊपर, बताया ये गया है कि कुछ लोग आए और उनको हिरासत में ले लिया। उनके साहबजादे से फारूक समी की डिटेल में बात हुई है। तो फारूक भाई से पहले जरा अरमान भाई की तरफ, अरमान भाई क्या खबर है, जरा बता दें। खबर क्या है यार, खबर तो यही है कि फिलहाल जो है वो अभी ये केस मेंटेनेबिलिटी की तरफ गया है कि मेंटेनेबल है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो है वो, अगर जो इशारे जैसे मैंने बताया कि वो अभी तक नहीं है, तय मामला नहीं हुए, तो हो सकता है ये मेंटेनेबिलिटी पे ही जो है मामला खत्म हो जाएगा। और अगर केस चलता भी है तो बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, ये केस जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो जब तक मामला तय नहीं होते ना बिलाल, और मामला जो है वो कहीं जाके अटके हुए हैं, किसी एक को क्या, बल्कि भाई को ही पीछे हटना पड़ेगा। और भाई जो है वो अभी, भाई के साथ जो मामला हैं अल्ताफ हुसैन साहब के साथ, तो वो जो है मामला अभी जो, अगर बातचीत नहीं ये तो कोई खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। नहीं, ये खबर है, ये खबर दे रहा हूँ। नहीं फारूक भाई कुछ डंडी मार रहे हैं अरमान भाई आज। यार किसी ने बोला है कि मैं सियासत में आ जाऊं, तो भाई आप जरूर सियासत में आए, अच्छे लोगों की सियासत में बहुत जरूरत है।
अमरीन कह रही है अरमान सर को ही फंसाओ। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कह रही फंसो, आपकी व्यूअर है, आपको ख्याल करना चाहिए। या देखें अमरीन, हमारी तो अभी जिंदगी, नहीं 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 देखें, नहीं 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 देखें अमरीन, हमारी तो अभी उम्र पड़ी है। अरमान में क्यों फंसाओ। मेरे पैर जो है वो कवर में लटक रहे हैं ना। हम लोग अब ये कहने जा रहे हैं आप लोग, यार हद होती है। जी 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 फारूक भाई, थोड़ा सा खबर बताएं भाई। देखिए मेरी जो है ना राय थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो सीन नजर आ रहा है वो सीन कुछ यूं है कि जब दोस्त, जैसे जो उनसे मेरी बात हुई ना, उनके बच्चों से जो मामला हुए, बहुत ज्यादा वो नहीं हुई, वो थोड़े से बेचारे गुस्से में थे, इश्तियाल में थे। निसार पंवर के जो बच्चे थे, और उनका ये कहना था कि जनाब अब्बा जो है हमारा बड़ा वो है और वफा परस्त है, और वो जो जुमले होते हैं रवायती गुस्से वाले वो थे। और बाकी ये थे कि उनके ध्यान में था कि उनकी मारपीट ये चीजें हुई हैं। लेकिन आज जो हमारे इसके लंदन वाले दोस्तों के करीब समझे जाते हैं, ऐसी एक दोस्त से मजाक में बात हो रही थी, तो उसने बताया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हाल रखा है। और उसने ये बात भी बोली कि भाई सुबह जो है बड़े वसूख से उसने बोली कि सुबह नाश्ते में दूध पत्ती और अंडा पराठा भी मिला है, और शाम तक हो सकता आ जाए, नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे, और नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, अभी चीजें हैं और चीजें चल रही हैं। और बुनियादी तौर पे मामला सिर्फ ये हैं कि जनाब जरूरत तो है किसी की ना, और सबसे बेहतर वही प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि पाँव पड़ गए और वो कह रहे नहीं अब्बा जी टॉफी मुझे चाहिए, क्लियर खानी है, क्लियर सिर्फ मेरी है। अब उन बच्चों को भी क्या मतलब सीधी सी बात है, जो आके जो मुतासिर होने वाले हैं वो पाँव पड़े हुए इस वक्त। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यार ये बताए ना कैसे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या सीन क्या है, ये बताएं ना, कैसे पाँव पड़े हुए, कौन पड़ा हुआ है, ये तो बताएं आप भाई। कौन पाँव पड़ा हुआ है? सबसे ज्यादा जो मुतासिर हैं वो लंबी गर्दन वाले लोग मुतासिर हैं, लंबी गर्दन वाला और वो शख्स जो कि पीली कोटी में क्लाशन को ये आप यार, कोई पर्सनल वेंडेटा है आपका जो यार आप क्या मुझे लगता है 2-3 लोगों से तो आपको जाती मसला है। आप कहते हैं, कभी नाम ले देते हैं, यार फला जगह साहब हैं वो अमीर नहीं थे गरीब, कभी कहते हैं वो गोरे नहीं थे अब गोरे हो गए, कभी कहते हैं पैसे वाले नहीं तो पैसे वाले हो गए। यार एक अगर 2-3 लोगों से आपको कोई पर्सनल इश्यू है तो यार क्यों आप इशारा करते हैं लंबी गर्दन वाला, वो जो काला था वो गोरा हो गया। असल मसला ये है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। देखिए मुझे ना एमक्यूएम से कुछ लेना देना है ना, कल एमक्यूएम पावर में आएगी तो हम उन लोगों में से हैं, हम तीनों में से कोई भी उन लोगों में से है कि हमें कोई फायदा हो जाए, सही बात ना चीजें हो जाए। बुनियादी तौर पर जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कोई बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी कोई बहुत किसी के झगड़े वो उस तरह का, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि उन लोगों की कदर करता हूँ जो कि बहादुर हैं और मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। और वो शख्स जिसने आपको फीडर पिला के बड़ा किया हो, अगर आप उसके साथ ना हो तो मैं आप उसके बारे में वो नाम लूंगा तो आपको पता है कि कंटेम्प्ट डाल देंगे। नहीं नाम ना ले, तो नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ एक शख्स हैं जो कि पीली कोटी पे खड़े होते थे किसी दौर में क्लाशनिकोव लेके, और बता देता हूँ अगर उनका कोई चाहने वाला उनको सुन के बता रहा है तो बता दें, उनका एक पांव चबूतरे के ऊपर होता था और क्लाशनिकोव लटकी होती थी, व्हाइट कॉटन पहनते थे, वो 2 गिरबान के आगे के बटन खुले होते थे, बड़ी बड़ी मूछें थी। इस वक्त बड़े वो हैं, उन्होंने बोला यार आप, मैंने तो इतनी कुर्बानी देती सब कुछ करती है, क्या यार क्या हासिल है। तो वो गए वहां पे, उन्होंने रोना बाकी था, उन्होंने सुना है कि ये सबने बड़ा वहां पे जाके वो किया। लेकिन ये बात मैं उसको, एक चीज है जो कि अंडर द टेबल होती है और एक चीज होती है जो कि हम समझने वालों को जो समझाने के लिए करते हैं, अपने व्यूअर्स को बताने के लिए करते हैं। जी जी जी, एक चीज होती है रियासत अपना ब्रिचुअल रवैया होती है, रूथलेस हो जाती है रियासत आपके साथ, रियासत आपको उठाती है, आपके हाथ पांव तोड़ के फेंक देती है। हर जगह यही होता है, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, तीसरी दुनिया के हर मुल्क में इसी तरह का की पॉलिटिक्स। तो एक तो रियासत का ये रवैया होता है, एक होती है रियासत आपको बोलती है कि यार ठीक है तुम करो लेकिन जरा कुछ हमें दिखाओ तो कि तुम किस काबिल हो, अब तुम किस काबिल हो।
मतलब मैं अगर किसी को कोई चीज दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट भी देता हूँ कोई कंस्ट्रक्शन का, जैसे पीछे आपको पता है कि मैं 3-4 करोड़ का प्रोजेक्ट हम करवा रहे हैं, तो हमने भी 4 कंपनियों की वो ली ना यार, हालांकि वो भी हमें डोनर से मिल रहा था पैसा, लेकिन हमने 4-5 कंपनियों से ली ना। इसी तरह अभी सामने वाला ये पूछ रहा है, यार बताओ तुम कितने लोग खड़े कर सकते हो, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, और सामने वाले ने ये बात बतानी है। अच्छा, कुछ चीजें तय करनी है। अच्छा, अगले ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जो आप वो अगले अपनी कंडीशंस पे लाना चाह रहे हैं, और जो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे, हमारे जो दोस्त हैं जो स्पेशली भाई के फॉलोअर्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन बात दरअसल ये है कि भाई के अंदर मैं है, मैं। अब भाई का मसला ये है कि भाई निगोशिएशन बहुत अच्छी नहीं कर सकते, और वो निगोशिएशन में मार खा रहे हैं। अच्छे जितने भी इनके पास लड़के थे, या अच्छे जो उनके बात करने वाले थे, या नेगोशिएटर थे, या जो कि दोनों तरह यूं कर लेते थे, किसी को कोई 1,500 वोट से हार के बैठा हुआ है साइड में, या कोई इधर उधर हुआ है, तो ये वाला मामला है। जो टीम वहां बैठी हुई है वो अच्छी निगोशिएशन नहीं कर पा रही। भाई जो है वो भी अच्छे निगोशिएटर साबित नहीं हुए हैं, वरना ये बात निगोशिएशन हो जाती, ये बात उसी वक्त निगोशिएट हो जाती है, उसी वक्त चीजें मामला तय हो जाते जिस वक्त हो चुका था। लेकिन मैं ओवरऑल जो अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं कि बुजुर्गों की गलती है कि बुजुर्गों ने जब माइनस किसी को करना था तो उन्होंने उसका कोई अच्छा प्लान बनाना था, और हैरत अंगेज तौर पे बुजुर्गों को ये बात मालूम थी कि हम नहीं होंगे, यानी माइनस अगर वो साहब अपनी जो उनकी पॉलिटिकल उम्र है उसको पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर वही लोग थे ना जो आपकी सेटिंग में थे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जिस तरह इमरान खान के मामले में जल्दबाजी दिखाई गई, इस तरह भाई के मामले में जल्दबाजी दिखाई गई, जिसके बाद उनकी भी सारी काया पलट गई है और इधर भी काया पलट गई है। अब इधर जरा सी निगोशिएशन मुनासिब हो गई तो हेलो भी होगी, दमादम मस्त कलंदर भी होगा, और लग पता जाएगा। और अगर नहीं हुआ, जी 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 फारूक भाई आप कंटिन्यू करें। आप नहीं कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, नहीं कंटिन्यू करें। अच्छा ये पढ़ लें। नहीं, अब तो बात अरमान भाई की होगी। मैंने भी भाई की तकरीरें सुनी है, चूरन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं फारूक, अगर मैं सही समझाऊं तो आपने बोला किसको, किसका दमादम करना? हाँ सबका होगा, सबका होगा, और लाने वाले लाई इसी ले रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर। लाने वाले इसलिए नहीं ला रहे, लाने वाले को बिल्कुल सही बात है, बैलेंस करना जो चाह रहे हैं ना, जो चीज करना चाह रहे हैं, बात यही है जो हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 दिन से जो बात कर रहे हैं, वो बात यही है कि जो एक तो ये है कि कुछ लोगों को, कुछ तंजीमों को काउंटर करना है, और उस काउंटर करने के लिए जो है वो इनको लाना जरूरी है, क्योंकि जो है वो जिस तरह से जो बिखर गया है शिराजा, उसको भी जो है वो काम किसी काम का नहीं है, बिखरा हुआ शिराजा किसी काम का होता नहीं। एक बात तो अरमान भी, एक चीज तो है ना, देखें जाहिर है पाकिस्तान हमारा है, सिंध भी हमारा है, कराची शहर भी हमारा है, और अगर इस मुल्क में, इस सूबे में और इस शहर के अंदर अगर कोई खुलेआम सेपरेशन की तहरीक चलाएगा और 14 अगस्त के ऊपर सेपरेशन की तहरीक का मूवमेंट भी लेगा, नारे भी लगाएगा, और यहाँ पर आकर वो एक वक्त था कि वो आप कह लीजिए कि हैदराबाद से आगे वो नारा कभी नहीं सुना था हमने, लेकिन अब तो वो नारा कराची के अंदर 14 अगस्त को हम सुनने को मिलता है। और हम पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत हैं, हमारे पास एक पूरी की पूरी आप कह लीजिए कि एक रियासत की सारी चीजें मौजूद है, तो हम ये खुद कैसे कबूल कर रहे हैं कि हम ये नारा यहाँ लगने दे रहे हैं। और डेफिनेटली फिर यही वाली बात है जो आप कह रहे हैं, फारूक भाई ने इशारा किया, तो जाहिर है कि फिर उसको काउंटर करने के लिए तो आपको फिर एक नैरेटिव लाना पड़ेगा दोबारा से कराची के अंदर, और फिर शहरी सिंध की सियासत को आपको दोबारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि जाहिर है कि एंटी स्टेट तो कभी भी आपको कबूल नहीं है ना, जो ये सेपरेशन की तरफ की बात करें जो भी। और पिछले 2-3 महीने के अंदर जितने भी कराची में अटैक हुए हैं, वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अटैक हुआ है,
जो गुलशन इकबाल में हुआ है, इसके अलावा जहां पर सारे मामला हुए हैं, तो उस सबके अंदर जो है वो सेपरेट सेपरेट जो मतलब कौम परस्त हैं वो सारे के सारे नमूदार हुए हैं, खुल के बाहर आए हैं। चाइनीज को जो टारगेट किया है, जी, चाइनीज को जो मारा गया है वो भी जाहिर है कि वो कौम परस्त हैं, जो कि अलहदगी कौम परस्त हैं, तो फिर जाहिर है कि इनके लिए तो कोई और इलाज तो है नहीं फारूक भाई। अच्छा, इसमें एक मैं बात बताऊं आपको, पता नहीं मैं कुछ ज्यादा ही डेप्थ की बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अरमान भाई से करवा दें। अरमान भी कर लें आप। मैं कुछ ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, अरमान भी आप कर लें, आप बैलेंस कर लें। आप वजदान में आप चले जाए यार। एक्चुअली जो है सेपरेटिस्ट जो है ना, ये जो बीएलए वाली जो बीएलए वाला जो फैक्टर आप ब्लॉग पे कभी जाके देखें, अरमान भाई जो ना बानी मुत्तहिदा बोलते ही अटक जाते हैं। इससे शुरू भी जो हमारा वो है फॉर्मेट है, उसको शुरू भी अरमान भाई ने करना है। तो वो आज मैंने क्या कहा है बताया मैंने कि बानी एमकेएम पाकिस्तान, असल में एमकेएम पाकिस्तान कह के इतना आदत हो गई है ना कि कहीं मैंने बोल दिया बानी एमकेएम पाकिस्तान, तो वो वहां कितना बुरा माना जाएगा। नहीं, कोई नहीं माना जा रहा, वो तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान हामी हैं। अरमान भाई वो तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान हामी हैं। नहीं, पाकिस्तान हामी की बात अलग है, पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो बीएलए वाला जो फैक्टर है ना, जो आप बात करें सेपरेटिस्ट की, जिन्होंने जो है वो यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में जो लास्ट किया सर नहीं, बीएलए का नहीं है, बीएलए का नहीं है ये, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश जो रेवोल्यूशनरी आर्मी, इस तरह की जो फोर्सेस जो अब बहुत बाहर निकल कर आई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सिंध में मौजूद हैं, खासतौर पे जो सिंध में मौजूद हैं, जो सिंध की सेपरेटिस्ट हैं या सिंध में जो है नारे लगा रही हैं या कौम परस्ती की जो नारे लगा रही हैं, उनको सबको जो है वो काउंटर करने के लिए एक जो मजबूत जो जमात थी वो यकीनन एमकेएम के पैच में थी, और वो जो है उसके खत्म होने के बाद या उसका शिराजा भी करने के बाद जो है ये जो दूसरी तरफ की जो जमातें वो जड़ें पकड़ लेंगे, तो उसको जो है वो दोबारा से काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक और जमात का होना बहुत जरूरी है जो कि उसको काउंटर कर सके। और ये लोग जो है बाकी जो जमातें हैं वो काउंटर नहीं कर पा रही है, या अब जो कोई उनको काउंटर करने के लिए कोई और नेशनलिस्ट पार्टी बची नहीं है यहाँ पर, या ये कह सकते हैं आपके अर्बन एरियाज में कोई और नेशनलिस्ट पार्टी है नहीं जो कि उनको जो है वो काउंटर कर सके। तो ये जो काउंटर करने वाली जो सियासत है ना, जो नेशनलिस्ट पार्टीज की है, उसमें जो है वो इनकी जगह बनती है। और इसमें अगर जो जिन बातों पे वो नाराज किया था उन्होंने, वो अगर उन बातों को जो है वो उस पर जो है वो मामला हो जाए, तय हो जाए, तो उसमें जो है वो फिर कोई गुंजाइश बन सकती है। लेकिन गुंजाइश बात वही है जैसे फारूक ने भी कहा कि फारूक ने बहुत कह दिया कि उनके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा उसमें इस तरह से कहा था कि पीछे तो भाई को ही हटना पड़ेगा, तो पीछे जो है वो भाई को ही हटना पड़ेगा, और उनको जो है वो मामला अगर बनाने हैं, यहाँ बात बनानी है, यहाँ पर दोबारा से सियासत करनी है, तो यहाँ पर जो रियासत है, जो भी डिमांड्स हैं, उनको जो है वो पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आकर कहीं कुछ कंप्रोमाइज करने होंगे। तो उस सूरत में जो है फिर बात बनती नजर आएगी, और फिर जो है वो आप हेलो दोबारा भी सुन सकते हैं उनका, भले जो है वो इनडायरेक्ट हो, रिकॉर्डेड हो, लेकिन आ सकता है। तो ये कुछ सूरतें हैं, हो सकता है लाइव ना आ सके, वो लाइव की जो है वो गुंजाइश ना बने, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो उनमें जो मुख्तलिफ चीजें हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। अब वो बातचीत का जो मामलात है ना वो टूट जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ नेगोशिएटर कोई है नहीं इस तरह का कि जो नेगोशिएट कर पाए, तो वो बातचीत का जो जो ताने बाने हैं वो टूट जाते हैं। तो वो टूटते हैं तो फिर जाहिर है फिर वो फिर नए सिरे से शुरू होते हैं, फिर बात नई सिरे से शुरू होती है, तो फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से जो है वो चले थे। तो वो बात इस वजह से बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, आगे उसी सूरत में बढ़ेगी जब उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। तो वो कंटिन्यूटी जो है वो अभी तक मेरे ख्याल से हो नहीं पा रही है। उसकी कुछ और भी वजूहत होती है, लेकिन बाबा जी से जो है वो उनके राब्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं फारूक भाई के। अगर फारूक भाई जो है वो बाबा जी से बातचीत हो रही है, अगर
तो डाल सकते हैं तो वो डालें, नहीं तो वापस से कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा अरमान भाई, आप स्टिल हो गए हैं, आपकी पिक्चर जो है वो ठहर गई है, आप जाकर दोबारा से आए। जी फारूक भाई, आवाज भी आपकी आपकी, समझ नहीं आ रही। हाँ तो फारूक भाई आप बताएं, इसको एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। आज की जो पिटीशन है, उस पिटीशन में जाहिर है मुझे जो लगा है वो वैलिड किस्म के जो पॉइंट्स हैं वो कोर्ट ने उठाए हैं। एक तो ये कि निसार पंवर साहब जो आए वो पार्टी के रहनुमा के तौर पर आए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो पाबंदी लगी हुई है पैमरा की लाइफ टाइम की, ये बेसिकली फर्द वाहिद पर है, यानी कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन पर है। तो क्या बानी एमक्यूएम ने उनको ऑथराइज किया है? अगर ऑथराइज किया है तो उनका ऑथराइज लेटर होगा, ठीक है। एक तो ये लीगल पॉइंट कोर्ट ने उठाया है। दूसरा, जो निसार पंवर साहब के बारे में जो चीजें थी, तो जाहिर है कि कोर्ट ने कहा कि वो अगर वो उनको उठा लिया है तो आपको एक नया केस फाइल करना पड़ेगा। इसमें जो है वो खालिद मुमताज ने टाइम मांगा है कोर्ट से, और कोर्ट ने उनको मुतमईन करने का कहा है, जैसे बिल्कुल इमरान खान जैसे कि पैमरा ने उन पर पाबंदी लगाई थी, अब तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने वो पाबंदी हटा दी है, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था तो उसमें ये पाबंदी का जिक्र जब आया था तो अदालत ने अली जैदी के वकील उमर सोबरो से भी ये कहा था कि आप हमें बताएं कि पाबंदी फर्द वाहिद पर है तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे आ सकती है, इमरान खान बराह रास्त खुद क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन जो है वो पैरामीटर्स वही जो अदालत के हैं उन्होंने इसको रखा है। अब ये तय करना है, देखना ही है कि अब खालिद मुमताज जो है वो अगली समात पर क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं और क्या दलाइल रखते हैं। लेकिन अब एक इशू ये है, फिलहाल एक मिनट, आप ये कमेंट हटाएगा नहीं अभी। ये कमेंट जो है जो लिखा हुआ है इसमें, पाबंदी हटी या नहीं अलग बात है, आज भी एक बात सच साबित हुई कि इस मुल्क में 2 कानून है। देखिए 2 कानून की बात नहीं है, बात यह है कि जो भी मुल्क हैं, जितने भी ममालिक हैं, उसमें ये 2 कानून होते हैं, और कहीं बहुत ज्यादा ऑब्वियस होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं होते हैं। अमेरिका में भी जो है वो, अगर आप अमेरिका भी की मिसाल लेते हैं तो अमेरिका में भी जो है वो बात जो है उन्हीं की मानी जाती है, वहीं से जो है वो डिसीजन होते हैं। पेंटागन ही उनका डिसीजन कर रहा होता है, मेन डिसीजन उनके यहाँ पेंटागन में ही होते हैं, कहीं और नहीं होते। तो सदर भी उनका जो है, और जमहूरी निज़ाम उनके यहाँ है, वो जो है वो एक तरह से बहुत ज्यादा अब जड़ें ये पकड़ आपने चुका है। पेंटागन की बात की ना, एक मिनट अरमान भाई, आपने पेंटागन की बात की ना, ये किताब है ये ओबामा की जो वॉर्ड्स के नाम से, जी जी बिल्कुल। ठीक है। ये किताब ऑडियंस, आप जिन कवानीन की बात कर रहे हैं, जब ओबामा ने सदारती ओहदा संभाला तो CIA और दीगर जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने उनको बंद कमरे में जो ब्रीफिंग दी और कहा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक, इंडिया से लेके रशिया तक। तो ओबामा खुद कहते हैं कि मैं पता नहीं क्या समझ कर आया था, लेकिन जब मैंने सदारती महल में दाखिल हुआ तो एजेंसियों ने मुझे घेर लिया और ये बताया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और मैंने तकरीबन उनके मुताबिक चीजें की। तो ये होता है, बहरहाल ये हर मुल्क के अंदर है। लेकिन अरमान भाई, ये तो है ना, किसी मुल्क में नजर नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सब नजर आ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये तो इशू है ना कि हमारे मुल्क में तो सब नजर आता है, वहां होता शायद वहां पर भी ऐसे ही होता होगा। मैंने वही कहा कि डेमोक्रेसी उनके यहाँ इतनी ज्यादा हो गई है, फिर वहां पर अवाम जो है वो अब वक्त के साथ साथ, हमारे भी हम इर्तिकाई एक दौर से गुजर रहे हैं, और जो इर्तिकाई दौर है उसमें ये फारूक क्या कर रहा है, कि हम इर्तिकाई दौर से गुजर, हम इर्तिकाई दौर से मैं कुछ बोलूं, मैंने अरमान भाई से सवाल करना है। हाँ बोले 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 बोले। मेरे अरमान जी जी सवाल है। जी जी अरमान भाई, अच्छा कुछ लोगों से आपकी ना ऐसी बातों बातों में दोस्ती हो जाती है, और ऐसी एक शख्स से मेरी दोस्ती हो गई, थोड़ी बातचीत हो गई बस, और उसकी फिर बाद में उसको फांसी हो गई। उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, जो कि जिस इदारे में मैं काम करता हूँ उसके लिए लिखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था यार आप इससे ब्लॉग लिखें, और उनका ये कहना है कि मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा था। मैं सौलत की बात कर रहा हूँ। सौलत को फांसी हो जाती है, उज़ैर को फांसी नहीं होती, तो लोग क्वेश्चन तो करेंगे ना यार, एक ही शहर, एक ही सूबा, एक ही तरह के मामलात, एक कोर्ट हो गई एक को नहीं हो गई। अच्छा कम दोनों पे नहीं है, एक ने अपने मुखालिफ को कत्ल करके उससे फुटबॉल खेली, उसकी वीडियो बनाई,
उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। दूसरे ने MD-KE को मारा जो उसके ऊपर इल्जाम है। आप सौलत मिर्जा की बात कर रहे हैं? मैं सौलत मिर्जा की बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, आज ही के दिन में एक शख्स की पिटीशन सुनने को मना कर देते हैं, तो बोलते हैं कि मेंटेनेबल नहीं है, और एक शख्स ने जुडिशरी के बारे में बड़ी बात की और उसको अलाउ इस्लामाबाद में इस्लाम। जी जी, इस्लामाबाद में अलाउ कर दी इमरान खान को आपने। तो मतलब जो बातें इमरान भाई ने बोली कोई कम बातें तो नहीं थी, और भी बहुत सारों ने बातें की। हमारे अलावा जो बातें MA जिन्ना रोड पे तकारीर के अंदर की गई, क्या आपने उधर कार्रवाइयां डाली? यहाँ बहुत ज्यादा नहीं यार। आप तो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गुलशन अदीब चले हैं। कराची की सड़कें गवाह हैं। मैं देखिए किसी की मैं हिमायत नहीं कर रहा, वो लोग जो कि ये सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं गलत बात नहीं करता। वो मेरा माजी भी जानते हैं, हाल भी जानते हैं, और मुस्तकबिल का भी बताते हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जब रियासत एक ही सूबे में रहते हुए कुछ लोगों के साथ इस कदर से सख्ती से निपटेगी और कुछ लोगों को रिलीफ देगी, तो बैलेंस भी होगा, बैलेंस आउट भी होगा, बैलेंस खराब होगा, और लोग सवाल करेंगे कि एक मुल्क में दो निज़ाम है। मेरा अरमान भाई से एक मासूमाना सा सवाल है, बहुत हल्का फुल्का सा, लाइटली मोड में, कि जब सौलत को फांसी हो रही है और उजैर को फांसी नहीं हो रही है, जिसके ऊपर गद्दारी का भी इल्जाम है, और याद रहे मुल्क से गद्दारी कत्ल से बड़ा जुर्म है, तो कोई ये बोले कि इस मुल्क में दोहरा निज़ाम नहीं है, या वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल लोकलाइज्ड इशू पे बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल इशू पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिसी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बाकी लोकलाइज्ड। अरमान भाई आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा लाउड, या मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो लोकलाइज्ड पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट होता है। एक जैसी पॉलिसीज नहीं होती हैं। इंटरनेशनल जब आप डील कर रहे होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंटली आप डील कर रहे होते हैं उसको, उन इश्यूज को, उन मामलात को। आपकी राय है फारूक, ये मेरी राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, राय है ना, और फारूक भाई राय का तो एहतराम करें ना। जी हाँ, और जो है वो नहीं तो वो फारूक भी तो मेरी राय का एहतराम करे ना। क्या हाँ बिल्कुल, क्या कर रहे जी हो? जी जी तो जो है अरमान भाई जी जी, अरमान भाई याद रखें, ये मैंने यूं किया है, और मुझे याद करें जब आप सेक्रेटरी पे जीते थे तो सबसे बाशगाफ नारे और सबसे ज्यादा जो आपको अप्रिशिएटिंग नारे लगाए थे वो किस शख्स ने लगाए थे और किस तरह लगाए थे? फारूक शम्मी होगा। और ऐसे लगाए थे, अब भी आपके हक में नारे लगा रहा हो यार, आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है फारूक, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जी, तो बात ये हो रही थी कि एक्चुअली अगर मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ, जी जी फारूक, अच्छा मैं बोलूं, मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ तो मेरी बातों में भी शुबे होते हैं कि यार ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं ऐसी बात नहीं है, कराची से हम भी ताल्लुक रखते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ये कराची से यार, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये बात आप नहीं कर रहे यार, हम कोई मियां चन्नू में बैठे हुए हैं इस वक्त। हम ये बात कर रहे थे कि जो बात आप कर रहे थे ना कि पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो हमारी जो, अगर आप एजेंसीज की बात करें तो एजेंसीज भी हमारे मुल्क की हैं, ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कहीं बाहर की नहीं है। वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और हमारे मुल्क की बहुत सारी चीजें जो है वो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, और उसमें हमें जो है वो इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं मामलात हैं जहाँ पर जो है वो इख्तिलाफ है और वो सियासी मामलात आते हैं। जो दिफाई मामलात हैं उस पर बहुत जबरदस्त काम कर रही है हमारी एजेंसी की तरह जो एजेंसी है, वो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है जो दिफाई मामलात है हमारे। और हम सुकून से इसीलिए सोते हैं क्योंकि वो हमारा दिफा बड़ा
अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है और बहुत मजबूत। मामला सियासी पे आते हैं, जब मामला तो सियासी में आते हैं ना, सियासी मतलब चीजों पर आते हैं, तो वहां से फिर मामला शुरू होते हैं। हमारे इख्तिलाफात भी शुरू होते हैं, हमारे जो है वो हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, फिर उनको बुरा भी लगता है, फिर जो है वो जब उनको बुरा लगता है तो फिर मामला तो और कहीं और तरफ निकल जाते हैं, और फिर जो है वो आप ढूंढ रहे होते हैं कि बंदा कहाँ चला गया। बस इस तरह के मामला भी होते हैं। तो लेकिन फिर वो अपनी कई डरा केसेस में रहे तो बंदे वापस भी आ जाते हैं, नहीं नहीं कई केसेस में बंदे वापस भी आ जाते हैं, और अक्सर केसेस में बल्कि वापस आ जाते हैं। लेकिन मामला ये है अच्छा कि जो एक बात सियासी अरमान मामला भाई, है इसमें इसमें यकीनन अरमान भाई अभी सियासी आपने मामला में यकीनन जो है वो आप इख्तिलाफ करते हैं उनसे, और हम भी इख्तिलाफ करते हैं, बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं। हमने कई मरतबा जो हुकूमती मामलात हैं, हुकूमती पॉलिसीज हैं, हमने उनके खिलाफ बाकायदा प्रेस क्लब के सामने कई मरतबा मुजाहरे भी किए हैं, एहतजाज भी किया है, और उन तक बात भी पहुंचाई है कि ये जो है वो चीज़ सही नहीं है, ये गलत है। और खासतौर पर आवाज़ उठाने के मामले में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठाई हैं। उसमें जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में खास तौर पर जिन्होंने 3 नवंबर को इमरजेंसी कराई थी, उसमें उसके बाद जब उन्होंने प्रेस पे भी जो है कतरन लगा दी थी, तो 200 से ज्यादा सहाफियों का एक ही जगह से एक ही वक्त में गिरफ्तार हो जाना, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ये दुनिया में सबसे अनोखा वाकया है जो कि यहाँ पाकिस्तान में हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में सहाफियों को अरमान भाई, अरमान भाई एक सवाल ये है, आसिफ सईद ने किया है, आप थोड़े सवालात ले लें क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल भी लें सर, मैं ऐसे सवाल कौन जो है से वो पहले पढ़ लिया है, हाँ लेकिन जी ये है जी कि हाँ पढ़ाई पढ़ लिया है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें होती है ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो अभी जो सवालात हैं एग्जैक्टली कौन से सवालात हैं और वो कौन से नहीं हैं, इनको हमें बेहतर है कि हम इस वक्त डिस्कस ना करें। लेकिन बहरहाल कुछ सवालात हैं, हमने बताया है आप लोगों को कि कुछ मामलात हैं, कुछ मौजूआत हैं जिन पर जो है वो मामलात अंदरूनी तौर पर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर मुनक़ता हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं है उन बातचीत के सिलसिले में, फिर वो जो है दोबारा से नए सिरे से शुरू होता है। तो वो एग्जैक्ट कौन कौन से सवाल आते हैं, ये जो है वो अभी बताना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अगले सवाल क्या है? ये नहीं, ये तो मेरी आदत फारूक है, भाई, ये जो कमेंट आपने लगाया हुआ है। क्या कह रहे हैं? फारूक भाई ये है, फारूक भाई आपकी 2 आईडीज बनके नजर आ रही है, चले खैर अब पता नहीं दूसरे आईडी में कौन है जो आ गया है। और अरमान भाई बड़ा नाप तोल के चीजें एक्सप्लेन करते हैं। हाँ ये तो खैर आदत है अरमान भाई की, और ठीक है, राइट है, जाहिर जाहिर है कि अगर आप क्या कह सकते हैं। ये फारूक भाई आपके लिए नहीं ऐसा, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। अमरीन कह रही है कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हाल देखें, बिल्कुल सही बात है। कल हम बिल्कुल सही बात है। अरमान भाई, और कल मैं और अरमान भाई सदर में हम जो है वो कहीं घूम रहे थे, और सेवरिज का पानी था, और हम दोनों यही गुफ्तगू कर रहे थे कि यार आज से 30 साल पहले का पाकिस्तान, 20 साल पहले का पाकिस्तान यानी कि कराची, फिर 10 साल पहले का कराची, फिर 5 साल पहले का कराची, और आज का जो कराची, हमें वर्स कंडीशन नजर आ रही है, और डे बाय डे ये वर्स हो रही है। कहीं से हमें होप, अगर आप सच्ची बात है दिल से पूछें, कहीं से होप हमें नजर नहीं आती कि यार ये वर्स कंडीशन कब ऐसा होगा कि ये चेंज होगी। और अब तो ये जो सैलाब के बाद, फ्लड के बाद जो इशू आया है, उसके बाद तो ये अगले कई सालों तक जो है वो हमें लग रहा है कि हालात जो है वो बद से बदतरीन जाने वाले हैं। आपको टमाटर तो भूल जाएं, चावल, चीनी, पत्ती, ये आपको ऐसा लगेगा, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन जो फिगर्स हमारे पास हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। और ये एक ऑफिशियली आप एक कहत साली के मुल्क में जा रहे हैं, कहत साली जहां पर होती है, और स्टेट की सतह के ऊपर वो कहत साली डिक्लेयर होगी आज आने खबर वाले। आई है कि आलू और टमाटर जो है वो इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई ईरान से और इंडिया से। देखिए वो ठीक है, लेकिन मुल्क के अंदर ऑफिशियली तौर पर चंद दिनों के या बिल्कुल चंद सही हफ्तों बात है, के बाद कहत साली को डिक्लेयर बिल्कुल करना सही है। है, जहां आपको कोई चीजें अच्छा, खाने पीने की नहीं मिलेंगी। जी फारूक भाई कुछ कह रहे हैं आप? मजबूरन जो है वो ये भी कहा गया है कि अब जो है वो इंडिया से जो हमारी सब्जियों की तिजारत है हमें दीगर भी मामलात में उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वजीर खजाना का कहना है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है हमारे पास। अगर हम नहीं लेंगे
तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया से, क्योंकि सबसे हमें सस्ता और आसान जो है वहां से मिलेगा। तो देखिए, वो कहते हैं कि इस चीज में हम बच जाएंगे। अच्छा, आज एक और होप की बात है, क्योंकि आप लोगों ने ये वाली बातें की, तो मैं एक होप की बात कर रहा हूँ। आज मेरी हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, अंजुम वहाब साहब, अरमान भाई भी जानते हो क्या, और शायद आप भी जानते हो उनको। तो अंजुम वहाब साहब ने से मेरी बात हो रही थी इसी खैर साली के इशू पे। तो उन्होंने बोला यार ये जो पंजाब का कुछ हिस्सा बचा है उसके थ्रू, और ये अपना इंडिया से और पड़ोसी ममालिक के जरिए, और कुछ जो हमारे पास हमारा जो सेटअप बना है, जो लोग हमें मदद करने को तैयार हैं, कि 1-2 साल हमने सही से निकाल लिए मनसूबा बंदी करके, तो हम खैर साली से बच सकते हैं। हाँ, अगर चीजों को उसी तरह लाइटली लिया गया जैसे कि माजी में लिया गया है, और उसको जिस तरह हम ले रहे हैं, तो अगर इसी तरह लिया गया तो यकीनी तौर पर खैर साली होगी। लेकिन अगर इसको करें तो अभी बहुत गुंजाइश है कि हम इसको कवर कर सकते हैं चीजों को, और इस खैर साली से बच सकते हैं जो कि हमारे सर पे मंडला रही है। लेकिन फूड इमरजेंसी के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट सोच भी रही है, उनका कहना था। ये कॉमर्स सपोर्टर हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो इसी हवाले से है। तो अच्छा, कल तो हम कोशिश करेंगे, कल परसों हम तनवीर को ले लें, जो यानी कि मुल्क में ये जो कहर साली सैलाब के बाद जो सूरत हाल होनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि बीबीसी के रिपोर्टर हैं, नुमाइंदे हैं और कॉमर्स रिपोर्टर हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको पाकिस्तान की मईशत, आने वाले हालात, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली मईशत जो है ना, ये कॉमर्स रिपोर्टिंग हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो जो सब्जेक्ट हमारा नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं हम खुद बात ना करें, भले किसी माहिर से पूछ लें। तो हम तनवीर से कोशिश करेंगे कि बीबीसी के रिपोर्टर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ अखबार से भी वाबस्ता हैं, और इनसे एक आध रोज में टाइम लेकर इस वक्त उनको लाइनअप लेंगे। और बड़े 10 बजे लाइनअप करना मुश्किल होगा। देखते हैं, उनकी वॉक का टाइम होता है, बेसिकली वो फौजी माइंड के आदमी हैं, तो रात को बिल्कुल वॉक और सोना और सारी चीजें करते हैं। तो चले उनसे बात करेंगे जी। आज के लिए मेरा ख्याल है फिलहाल एक बात और के, आपने जैसा कि कहा कि जो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता हम उसमें जो है बात नहीं करते हैं ज्यादा, फिर हम एक्सपर्ट को लेते हैं। तो यही एक हमारा मैसेज दूसरों को भी है, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उसको भी, कि अगर वो कोर्ट की और जो लॉ के मामलात हैं, अगर हम पर जो है वो ज्यादा गिरफ्तार करते हैं, तो हम लॉ जो है जानते हैं लोग, हम उनके पास जाते हैं, उनसे पता करते हैं, और फिर जो है वो आपके पास आके आपको बताते हैं। या जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो ज्यादा बेहतर जानते हैं इसको, और या जो कोर्ट रिपोर्टर्स जो है जो लॉयर्स हैं उनसे ज्यादा करीब रहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत टेक्निकल होती है, और इसमें जो है वो हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई अपनी राय का या अपने अंदाजों के मुताबिक जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। तो यहीं से जो है सारी खराबियां, और यहीं से जो है वो जितनी जो अभी जैसे आपने पहले शुरू में जो सवाल लिए थे कि जो हाइप क्रिएट होता है वो यहीं से होता है, ये उसको गलत समझकर उसके गलत फहमी की बुनियाद पे सारी रिपोर्टिंग होती है। जी फारूक भाई, एंडिंग नोट प्लीज। बस ये एंडिंग नोट ये है कि अरमान भी बहुत अच्छा आदमी है, और मॉडल बोला। एंडिंग नोट ये जी जनाब, जो बुनियादी तौर पर अगर मैं एक लाइन में बोलूं, रियासती इदारों को अपनी रिट बरकरार रखनी है, और ये मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, जो केसेस चलते हैं पाकिस्तान में, जहीर केस तो एक एग्जाम्पल बन गया है इस केस में, उसको डिस्कस कर रहे हैं तो चीज आ गई। लेकिन उमूमी तौर पे ये पाकिस्तान के अंदर रिट ऑफ गवर्नमेंट या इंसाफ का जो मामला है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को अदालतों से फांसियां हो जाती हैं और उसके बाद पता चलता है कि जनाब ये बेकसूर थे। तो इसके ऊपर जो है वो अदालतों को भी सोचना चाहिए, अदालतों को भी काम करना चाहिए। ये माजी में हो चुका है, आपको पता है बिलाल साहब, और दीगर लोग, दीगर इदारों को भी, इंस्टीट्यूशंस को इंसाफ के मामले में जो है वो किसी रहम की जो है वो जगह नहीं होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि जब आप रहम करते हैं और मजलूम समझते हैं किसी ताकतवर को, तो बुनियादी तौर पर जब आप ताकतवर को मजलूम समझते हैं तो फिर इंसाफ जो है वो नापैद हो जाता है। जैसा कि आज ओबाड़ो के अंदर हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसने सिगरेट, जिसको चोर को पकड़ा बहुत और उसके ऊपर तस्वीर खिंचवाई गई, और वो चोर ने सिगरेट थे उसके पास, खाने का सामान था, तेल का डब्बा था, और कुछ और इसी तरह की खाने पीने की चीजें थी जो उसने चोरी की थी किसी दुकान से। उसको पकड़ा गया, उसको रिमांड कर दिया गया, पुलिस एहलकार ने उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई जो मीडिया को जारी की गई।
तो अगर ऐसा होगा, गरीब को पकड़ेंगे और उसको करेंगे, तो फिर माशरे से इंसाफ ना पैदा हो जाएगा, और माशरे से इंसाफ ना पैदा हो जाएगा तो उससे अशराफिया भी फिर बचेगी नहीं। एक दिन आएगा कि अशराफिया को लोग गिरबान से पकड़ के मारेंगे, उसी तरह जिस तरह इस वक्त सैलाब ज़दगान गुजरा के साथ और उन लोगों के साथ जिनको हम तसव्वुर करते हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता, उनका हाल कर रहे हैं। यही कोई मीरपुर खास या आप खैरपुर की अगर खबरें आने शुरू हो जाएं तो मामला बहुत अच्छे नहीं है। दूसरी चीज ये कि रियासत के हवाले से, जो कि आज़ादी इजहार या बोलने का राइट हमने अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर से सीखा है कि हर शख्स को होना चाहिए, इल्ला ये कि अदालत प्रूफ करे कि ये बंदा बोलने के काबिल नहीं है, ये दिमाग में मफलूज है और इसकी वजह से इंतशार है। जब तक आप अदालत में ये बात साबित नहीं कर सकते तो किसी को बोलने से रोकना आपके हक में भी नहीं है और एक अच्छे और सेहतमंद माशरे की अलामत नहीं। और बाकी फ्लड के हवाले से जो खिदमत काम कर रही है वो बेहतरीन है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरमान भाई, आपका भी, फारूक भाई आपका भी, और ऑडियंस आपका भी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनका भी शुक्रिया। हमने ज़हीर केस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, इसके अलावा फ्लड के इशू को डिस्कस किया है, इसके अलावा जो बानी एमकेएम का जो आज केस लगा था सिंध हाई कोर्ट का, उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसकी रीजंस बताई हैं, और फिर ये भी बताया है कि अगर पाबंदी हटाई जा सकती है या पाबंदी हटनी है या नहीं हटनी, तो उसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अभी चल रही हैं, पाइपलाइन का हिस्सा है। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो अरमान भाई के पास और फारूक समी के पास मौजूद थी, और हमने ये तय किया था कि चूंकि बहुत सारी खबरों के अंदर अभी उनकी कंफर्मेशन या उसको पकने की मोहलत दी जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल के जो लाइव सेशन होगा उसमें ये जो कराची की जो पॉलिटिक्स है और नया डायनेमिक आया है, खासकर फ्लड के बाद, एक तो एंटी स्टेट जो एलिमेंट मौजूद है, फिर ये फ्लड के बाद का जो इशू है, और फिर अब ये बहुत सारे लोग जो है वो इंतजामी तौर के ऊपर भी कराची के हवाले से बड़े फिक्रमंद हैं। तो इन तमाम तर इशूज को कल इंशाल्लाह से रात 10:30 बजे लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अरमान भाई का अरमान साबिर व्लॉग चैनल यूट्यूब जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से फारूक समी का रिपोर्टर्स 21 के नाम से चैनल है, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही करंट अफेयर विद बिलाल जिसके साथ जिस पर आप इस वक्त मौजूद हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसको सब्सक्रिप्शन का बुनियादी मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई वीडियो या लाइव सेशन का नोटिफिकेशन जारी हो तो आपको फौरन पता चल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नई खोज NAEKHOOJ, इसको भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।